हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 49। थोड़ी देर पहले जब सभी लोग बाहर बैठे थे, शालिनी मयंक और श्रुति के साथ अलाव के पास बैठी थी। तभी शालिनी को कुछ याद आया। वो वहां से उठने लगी तो मयंक ने उसे टोक दिया। कहाँ जा रही हो शालू? वो मैं बस रसोई में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। मयंक उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। उन दोनों को देखकर श्रुति ने एकदम से मयंक का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और बोली, वो सबके लिए आइसक्रीम लेने जा रही है, बस। और कोई सवाल? शालिनी की तरफ पलटते हुए, शालू तू जा जल्दी से आइसक्रीम लेकर आ, बोलकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। तो शालिनी बिना देर किए वहां से पलटकर तेजी से अंदर चली गई। वहां एक खुली हुई सी रसोई थी जहां कुछ औरतें खाना बनाने की तैयारी में थी। शालिनी ने वहां जाकर गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद रोल ऑन इनहेलर को सूंघते हुए पीयूष सबसे दूर बैठा था। उसके पास पानी की एक बोतल रखी हुई थी जिससे बीच बीच में वो पानी भी पीता रहता। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीयूष पलटा तो सामने एक औरत खड़ी थी। होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट में काले बालों को ढांपते सफेद बाल उसकी उम्र को दर्शा रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा ग्लास आगे किया तो पीयूष उन्हें देखने लगा। आपको सर्दी हुई है ना? ये काढ़ा पी लीजिए, यहाँ काफी ठंड है। अभी इस वक्त हमारे पास दवाई मौजूद नहीं है और देखकर लगता है कि आपको जरूरत है इस काढ़े की। कोई बहुत बेचैन है आपके लिए। पीयूष की नजर पीछे गई तो वो मुस्कुरा दिया। बेचैन से शालिनी की नजरें बार बार पीयूष की तरफ ही चली जाती, मगर जब पीयूष ने उसे देखा तो उनकी आंखें जरूर मिली। मगर शालिनी ने बिजली की फुर्ती से अपनी नजरों की दिशा बदल दी। जो बेचैन है उसे कहिए अपने हाथों से काढ़ा लेकर आए, तभी मैं पीऊंगा। और आप चिंता मत लीजिए, ठीक हूं मैं। और जिसने ये काढ़ा बनवा कर भेजा है उसे कहना कि अगर प्यार और फिक्र है तो सामने से जता लिया करे। पीयूष ने पहले गहरी नजरों से शालिनी को देखकर मुस्कुरा कर कहा तो वो औरत भी हल्के से मुस्कुरा दी। मोहब्बत में हुए दीवाने मालूम पड़ते हैं आप। उनकी बात सुनकर पीयूष हल्का सा हंस पड़ा और उसके दाएं गाल पर डिंपल गहरा गया। उसने पीछे अपने दोनों हाथ टिका लिए। नाराज है वो मुझसे, और ये नाराजगी 7 सालों की है जिसे दूर करने की कोशिश में मैं लगा हूं, लेकिन शायद ही उसकी नाराजगी दूर होगी। पहले उसने सामने फैले आसीम पहाड़ों को देखते हुए कहा, फिर आखिर तक बोलते बोलते वो किसी सोच में डूब गया। बहुत प्यार करती है वो बच्ची आपसे, बस उसे नाराजगी दिखा लेने दीजिए। आपसे ज्यादा तजुर्बा है जिंदगी का। इतना मैं यकीनन कह सकती हूँ कि उसके जितना प्यार शायद ही कोई आपसे कर पाएगा। आप भी बस साथ मत छोड़ना उसका। पीयूष ध्यान से उस औरत को देख रहा था। गजब का तेज था उसके चेहरे पर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो आंखों से सवाल पढ़ लेती हो, गहरी और ममता से भरी आंखें। ऐसा क्यों लग रहा था पीयूष को कि ये उसे काफी वक्त से जानती है। उनकी आंखें, उनकी बोली, हर बात। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसके रग रग से वाकिफ हो। आप इसी धर्मशाला में रहती हैं, मतलब आपका भी परिवार होगा ना? सहसा ही पीयूष ने पूछ लिया। अगले ही पल अपने ही सवाल पर वो झेप गया। पार्वती, पार्वती नाम है मेरा और मैं यहीं रहती हूँ। ये धर्मशाला मेरा घर है और यहाँ मौजूद हर चीज मेरे परिवार का हिस्सा। आप भी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और फिर काढ़े को देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, काढ़ा नहीं ले रहे ना सही, मगर बाहर ऐसे बैठेंगे तो ठंडी हवा लग जाएगी, कहकर वो उसके माथे पर हाथ फेरती मुस्कुरा दी। पीयूष की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। शायद पहली बार उसने किसी का ममतामयी स्पर्श महसूस किया था। हर औरत में माँ का प्रतिरूप होता है, ये उसे आज मालूम पड़ रहा था। उम्र के 30वें साल में चल रहे पीयूष की आंखें किसी छोटे से बच्चे की तरह डबडबा गई, जिसे आज असल मायनों में कमी महसूस हो रही थी। इस बीच उसका ध्यान ही नहीं था कि पार्वती वहां से जा चुकी थी और इसी के साथ एक ठंडा हवा का झोंका उसे छूते हुए चला गया। उसके बाल माथे पर बिखर आए और बाईं आंख से आंसू की एक बूंद कब लुढ़की उसे पता ही नहीं चला। खाते वक्त भी पीयूष का ध्यान पार्वती पर ही था। वो प्यार से उन्हें और वहां ठहरे हर इंसान को खाना खिला रही थी, मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती हो। और शायद इस प्यार का असर था, या जाने किसका असर था पीयूष पर, उसने रोज से ज्यादा खाना खा लिया था। शालिनी के हाथ के खाने के कायल हुए पीयूष ने जब पार्वती के हाथ की खिचड़ी खाई तो स्वाद मानो दिल को छू गया। शायद उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों के हाथ के खाने का स्वाद पसंद था। पहली उसकी माँ, दूसरी शालिनी और तीसरी पार्वती। इनके अलावा किसी के हाथ का स्वाद उसे कभी भाया ही नहीं। ये सब याद करते हुए पीयूष मुस्कुरा दिया। वहीं शालिनी ने नाराजगी से अपना चेहरा फेर लिया।
पीयूष ने पानी की बोतल वहीं रख दी तो आदि ने गर्म पानी का थर्मस उसके आगे कर दिया। आसमान में बादलों की ओट में चांद का पता नहीं चल रहा था और शिमला की ठंड में पहाड़ों को भी बादलों ने ढक रखा था। यात्री जगह जगह धर्मशालाओं में ठहरे थे। कहते हैं यहाँ कभी किसी चौकीदार की जरूरत नहीं पड़ी थी। लोगों का मानना था कि यहाँ यात्रियों की सुरक्षा स्वयं महादेव के गण किया करते थे। मधु की आंखों से आंसू बिना रुके निकल रहे थे। वो जहाँ खड़ी थी आसपास गुलाब की पंखुड़ियां ही थी। तभी एकदम से कमरे में लगी लाइट चल गई। डर की वजह से मधु 2 कदम पीछे हो गई, मगर सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब वो अपना रोना भूलकर कमरे की दीवारों पर लगे लाइट्स और तस्वीरों को देखने लगी। उसे तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि सामने अंकित खड़ा उसे देख रहा है। कितनी ही शिकायतें थी उस इंसान से मधु की, मगर अब वो अवाक सी बस देखे जा रही थी। सामने खड़े अंकित को देखकर उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो आज बाहर ही आ जाएगा। वो एक बेटी की मां नहीं, बल्कि वो 6 साल पहले वाली मधु बन गई थी, जिसने पूरे रायजादा परिवार के सामने इसी दिन अंकित को अपने प्यार का इजहार किया था। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 पर पहुंचा, न जाने कहां से यामिनी और स्वर वहां आ गई, मगर वो खोई हुई सी अंकित की आंखों में देखे जा रही थी। वो सुध-बुध खोई बस अंकित को देखे जा रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसकी यही तो शिकायत थी। कैसे भूल गया था वो ये दिन। मगर वो अब भी मिले सरप्राइज से हैरान थी। क्या होगा जब पीयूष शालिनी मंदिर में जाएंगे? अंकित क्या बोलेगा मधु को? क्या शालिनी और पीयूष के बीच की दूरी होगी कम? क्या करने की सोच रहे हैं मोहन जी? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।